चलो एमडीके 2025 में नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। सही, नर्वस कोऑर्डिनेशन शुरू करने से पहले ये बताओ कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं, आम जबान में कहते हैं कि एक दूसरे से बात करना। सही है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना। जिस तरह एमडीकेट की अभी क्लास है, अगर मैं सर नसीम से पहले क्लास, अगर मैं सर नसीम और मैं एक साथ क्लास रख लूँ तो कोई भी क्लास नहीं ले पाएगा। सही है ना, ना मैं ले पाऊंगा ना सर नसीम ले पाएंगे। सही है, तो हम क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और कोऑर्डिनेशन करके इस तरह की टाइमिंग सेट करते हैं कि एक क्लास खत्म हो और उसके बाद दूसरी क्लास। और कोऑर्डिनेशन ना करने का और नुकसान क्या होगा, मैं अपनी क्लास रख दूंगा मिसाल के तौर पर 12:30 टू 3:30 और सर नसीम अपनी क्लास रखेंगे 5:30 से, तो 2 घंटा तुम लोगों का बीच में वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और एक दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। जिस तरह अगर मैं 3:30 बजे 3:30 पे क्लास एंड कर रहा हूँ तो सर नसीम 3:30 से ही क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। तो ये सर नसीम क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं किसके हिसाब से काम कर रहा हूँ, सर नसीम से। तो एक दूसरे के हिसाब से काम करना, एक दूसरे के अकॉर्डेंस काम करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं बायो में, तो यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई चीज होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो ऑर्गन्स का एक दूसरे के अकॉर्डेंस में काम करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सही, तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या होगी, वर्किंग ऑफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या फिर दो डिफरेंट सेल्स भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट टिश्यूज भी हो सकते हैं। सही, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन अकॉर्डेंस टू ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अचीव हो सकती है। एक तो केमिकल्स के जरिए हो सकती है। सही है, मिसाल के तौर पे ब्रेन को कम्युनिकेट करना है या फिर किसी ग्लैंड को कम्युनिकेट करना है किसी ऑर्गन के साथ, तो वो केमिकल्स के जरिए कर लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पेनक्रियास को कम्युनिकेट करना है विद डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, कि ग्लूकोज को ज्यादा अपटेक करें। सही, ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो किस तरह कम्युनिकेट करेगा, वो किस तरह कोऑर्डिनेट करेगा, इंसुलिन के जरिए। वो एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है इंसुलिन और सारे सेल्स को पता चल जाएगा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो गई है। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी तो वो कैसे बताएगा, क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा और सारे सेल्स को बता देगा। इस तरह हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम ऑस्मो रिसेप्टर्स के बारे में। वो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हाइपोथैलेमस ने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेक की और उसने देखा, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन, सही है, उसने देखा कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया है बहुत ज्यादा, ब्लड में सॉल्यूट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ब्लड में क्या आ जाना चाहिए, वाटर आ जाना चाहिए ताकि ब्लड डाइल्यूट हो जाए। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस ये काम कौन करेगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब कौन करेगा, किडनी करेगी। सही है, तो हाइपोथैलेमस को किडनी से कोऑर्डिनेट करना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी के पास जाता है और किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, जिसकी वजह से ब्लड में वाटर आता है और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, यानी ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। आगे बात समझे, इस तरह दो अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ केमिकल्स। इस तरह की कोऑर्डिनेशन को या कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, इस तरह की कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए दो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। सही है, दूसरी मीन है कोऑर्डिनेशन की, इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे दो ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करना है, जैसे मैंने ये मार्कर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड को मूव करूंगा और लेफ्ट हैंड से इसको रिसीव कर लूंगा। सही है, अच्छा ये इस काम के लिए इन दोनों हाथों के दरमियान क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों हाथों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इससे पहले कि मैं ये मार्कर पकड़ूं ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों हाथों के दरमियान क्या नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये जो कोऑर्डिनेशन जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ये बहुत फास्ट कोऑर्डिनेशन है, ये केमिकल्स के जरिए रिलीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हाथ इसके करीब आए और इसको पकड़ ले और फिर यहां से केमिकल रिलीज हो और ये मूव करता हुआ इस हाथ में आए फिर ये छोड़े। केमिकल्स के जरिए होगा, बहुत स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस, फिर इंसान बहुत स्लो काम करेगा। तो इसलिए ये जो
कोऑर्डिनेशन है ये करंट के जरिए होता है, इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए होता है, सही है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए हो रही है तो हम उसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इसको फास्ट होने की जरूरत भी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, सही है। एक और एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सही है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अगर मैं एक पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठा लेता हूँ तो मैं गिर जाऊंगा, सही है। होता क्या है, जब भी मैं एक पैर रखता हूँ तभी मैं दूसरा पैर उठाता हूँ, तो इसका मतलब मेरे दोनों लेग्स के दरमियान भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, सही है। और ये कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होती है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कौन सी कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, सही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स, जबकि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, सही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है इसका एक, और केमिकल कंपोनेंट भी होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। हम थोड़ी देर में इसको देखते हैं और ज्यादा एलैबोरेट करते हैं, क्योंकि आज हमें पढ़ना ही नर्वस कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल एक बॉडी के पार्ट से रिलीज होता है और वो ट्रेवल करके जाता है ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में, इसलिए ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिकल करंट होता है और करंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्ट, सही है। और वी कैन से दैट इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रिमिटिव एनिमल्स में भी होते हैं और एडवांस एनिमल्स में भी होते हैं, दोनों में होता है, मगर नर्वस कोऑर्डिनेशन आर ओनली प्रेजेंट इन एडवांस एनिमल्स, सही। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने देख लिया। अब MDCAT 2020 देखो, MDCAT 2024 तक का जो सिलेबस था, जो 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2022 में भी वही था, 3 में भी वही था, 4 में भी, उसमें दोनों था, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी था और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी। मगर अब जो MDCAT 2025 का सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन किस कोऑर्डिनेशन को कहते हैं, अ कोऑर्डिनेशन विच इज अचीव्ड बाय electrochemical signals is called as nervous coordination, सही। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए अचीव हो, हम उसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, नर्वस सिस्टम, सही है। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होता है ये 2 सेल से बना होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, सही है। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं, पाथवे ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का पाथवे ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन का पाथवे, तो देखो बहुत आसान पाथवे है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह काम करता है इस पाथवे में हम ये देखेंगे। देखो सबसे पहला जो कंपोनेंट है नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस, सही है। रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्टिमुलस या स्टिमुलाई, एक से ज्यादा है तो स्टिमुलाई कहेंगे। अब मैं पूछता हूं स्टिमुलस क्या चीज है, व्हाट इज स्टिमुलस। ये स्टिमुलस हम बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। स्टिमुलस, हाँ बिल्कुल, चेंज, कोई भी चेंज। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज एनी चेंज, किसी भी चेंज को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे, सही है। अच्छा, अब ये रिसेप्टर्स, ये कोई से भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद ये रिसेप्टर्स सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड्स ब्रेन। किस तक सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं, ब्रेन तक।
और ब्रेन तक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए दे यूज सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स। सही है, ब्रेन तक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन का। तो ये पहला कंपोनेंट है, ये आ गया दूसरा कंपोनेंट, ये आ गया तीसरा कंपोनेंट। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और उसको भेज देता है टूवर्ड्स एफेक्टर ऑर्गन, और ये जो भेजता है, ये भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। सही है, और फिर एफेक्टर ऑर्गन क्या करता है? एफेक्टर ऑर्गन जनरेट्स डिजायर्ड इफेक्ट, एक डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने यहां पे हाथ लगाया, सही है, ये जगह बहुत, चलो ये तो रिफ्लेक्स एक्शन में वाली एग्जाम्पल देख लेंगे। सही है, मिसाल के तौर पे मैं गली से जा रहा हूँ, सही है, मैं यहाँ पे गली से जा रहा हूँ इस स्ट्रीट से, अब सामने से मुझे एक कुत्ता नजर आता है, सही है, और वो देख के मुझे भौंकने लगता है। अब क्या होगा? वो कुत्ता पहले यहाँ मौजूद था? नहीं मौजूद था। अभी वो कुत्ता आया और वो भौंकने लगा, तो इसका मतलब वो एक चेंज है, वो एक स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस डिटेक्ट करेंगे मेरे आईज में मौजूद फोटो रिसेप्टर्स, वो देखेंगे कुत्ता है, सही है, और वो जब भौंकेगा तो वो मेरे कान में मौजूद रिसेप्टर्स, सही है, कान में मौजूद ऑडिटरी रिसेप्टर्स उसको सुनेंगे, सही है, और ये दोनों जो चेंज है, ये दोनों चेंज कौन डिटेक्ट कर रहे हैं? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सिग्नल को भेज देंगे किस तक? ब्रेन तक। किसके जरिए? सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। सही है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया। अब मेरा दिमाग सोचेगा करना क्या चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ साइड से निकल जाना चाहिए। मेरा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचेगा, सही है, कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे साइड से निकल जाऊं, नहीं भाग जाऊं, रुक जाऊं, भाग जाऊं, सही है, मेरा दिमाग सोच रहा है। अभी सोचने के बाद एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाएगा ब्रेन, और रिस्पॉन्स बना के भेज देगा किस तक? एफेक्टर ऑर्गन तक। और एफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन ने क्या सोचा है। मिसाल के तौर पे ब्रेन ने सोचा है, ब्रेन ने रिस्पॉन्स जनरेट किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, तो वो एफेक्टर ऑर्गन कौन होगा? मेरे लेग्स के मसल्स। ब्रेन सिग्नल भेजेगा लेफ्ट लेग के मसल्स को, और लेग के मसल्स क्या करना शुरू कर देंगे? भागना शुरू कर देंगे, और फिर कुत्ता भी क्या करने लगेगा? भागने लगेगा। सही है, वो अलग बात है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेन ने पूरा एक नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स ब्रेन इतना एडवांस है कि पास एक्सपीरियंस के हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सही है, पास एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे कुत्ते ने अगर मुझे कभी नहीं काटा, सही है, और मैं ये समझता हूं कि कुत्ता नहीं काटता है, देखिए मेरे दिमाग में एक परसेप्शन है कुत्ता ऐसे नहीं काटता है, पागल कुत्ते काटते हैं, सही है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे दिमाग में अगर ये परसेप्शन पहले से बना हुआ है पास एक्सपीरियंस से, तो मैं वहां से कोशिश करूंगा कि मैं वहां से गुजर जाऊं, ऐसे ही होगा। मगर अगर मुझे पहले कभी कुत्ता काट चुका है, क्या मैं वहां से कभी गुजरूंगा? नहीं गुजरूंगा। तो ब्रेन जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ये पास एक्सपीरियंस के हिसाब से जनरेट करता है। सही है, एक और मिसाल देता हूँ। एक मिसाल ये देता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई है, पहले भी ये मिसाल दिया था मैं, शायद नहीं, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें डांटता है, सही, तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तो होगा क्या? होगा ये कि उसकी जो आवाज है, साउंड वेव, वो तुम्हारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स उसको परसीव करेंगे और सिग्नल भेज देंगे टुवर्ड्स ब्रेन थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में सिग्नल गया, अब ब्रेन क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, सही है, और मोटर न्यूरॉन के जरिए उस रिस्पॉन्स को किस तक भेज देगा? एफेक्टर ऑर्गन। अब ये जो रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा? कि तुम्हारे हैंड के मसल्स एक्टिवेट होंगे, सही है, ब्रेन भेजेगा तुम्हारे हैंड के मसल्स को, सही है, और हैंड के मसल्स को क्या कर देंगे? एक जोरदार चमाट, सही है। अच्छा, यही सेम स्टिमुलस मिलता है, यही सेम स्टिमुलस तुम्हारे अब्बू डांटते हैं, सही है, बाबा डांटते हैं, सही है, तो सेम वही उसी तरीके से बाबा ने डांटा, सही है, रिसेप्टर्स ने परसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन तक सिग्नल भेजा, सही है, ब्रेन तक सिग्नल जाने के बाद ब्रेन अब क्या करता है? स्टिमुलस तो वही है, मगर पास्ट एक्सपीरियंस से मैच करता है, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए एफेक्टर ऑर्गन तक, और एफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल भेजता है। एफेक्टर ऑर्गन कौन सा होता है? तुम्हारे आईज में जो मसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, और आंखें क्या कहाँ चली जाती हैं? नीचे चली जाती है ना, ऐसे ही होता है, सही है। तो सिग्नल सेम था, स्टिमुलस सेम था, मगर रिस्पॉन्स दो अलग अलग क्रिएट हुए। इसका मतलब ब्रेन बहुत ज्यादा एडवांस है, सही है, ब्रेन बहुत ज्यादा एडवांस है, और वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को मैच करते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये पाथवे था हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अब हमने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो अचीव होता है थ्रू नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये क्या है?
तो नर्वस सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी डिवीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर फॉर्म्ड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सब चीजें हम आखिर में पढ़ेंगे। मगर ये नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट हो वो बना हुआ होता है कुछ सेल्स से, और ये जो सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। और कुछ सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। तो ये दो तरह के सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, एक को हम कहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे सेल्स को हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। सही है। न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स आर द मेन सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के मेन सेल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी रिसेप्टर से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को लेकर ब्रेन तक किसने पहुंचाया, सेंसरी न्यूरॉन से। ब्रेन से इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पांस को लेकर इफेक्टर तक किसने पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स मेन सेल्स है नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करते हैं, न्यूरॉन्स। और ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। जबकि जो ग्लायल सेल्स हैं, ग्लायल सेल्स आर जस्ट सपोर्टिंग सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या हैं, सपोर्टिंग सेल्स। किसके सपोर्टिंग सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द न्यूरॉन, वेस्ट फ्रॉम द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक सेल्स हैं जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं। तो उनमें से वेस्ट को कौन रिमूव करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। उसके अलावा दे नरिश द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और बाकी न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करते हैं, ग्लायल सेल्स। तो दे नरिश द न्यूरॉन्स। उसके अलावा दे प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। किसी हार्मफुल बैक्टीरिया से, जर्म से न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी कौन करते हैं, ग्लायल सेल्स। उसके अलावा दे इंसुलेट द न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को इंसुलेट भी करते हैं। इंसुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर क्या रन कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिसिटी। और दो इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर एक साथ रन कर रही है, तुम लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर एक रबड़ की लेयर होती है। सही है, रबड़ की बनी हुई लेयर होती है। वो क्या कर रही होती है, इस वायर्स को इंसुलेट कर रही होती है। अगर दोनों वायर्स एक साथ टच हो जाए तो क्या होगा, स्पार्किंग हो जाएगी। तो इसी स्पार्किंग से बचाने के लिए ये न्यूरोग्लायल सेल्स भी क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को। सही। अब ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ग्लायल सेल्स दो तरह के होते हैं। ग्लायल सेल्स एक वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे ग्लायल सेल्स वो होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ग्लायल सेल प्रेजेंट है उसका एक ही नाम है, वो याद कर लो, श्वान सेल्स। सही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ग्लायल सेल मौजूद है वो क्या है, श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अगर एमसीक्यूज नहीं पूछा जाए सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की माइलिनेशन कौन करता है, तो क्या जवाब होगा, श्वान सेल और द ग्लायल सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक ही बात है, श्वान सेल का हो या फिर ग्लायल सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हो, बात एक ही है। तो ये करते हैं माइलिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। और ये भी याद रखना, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों पार्ट हैं एक ग्रेट नर्वस सिस्टम के। सही है। और नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है किनसे, न्यूरॉन से। सही है। तो नर्वस सिस्टम बना हुआ है न्यूरॉन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है इंटर न्यूरॉन से। किससे बना हुआ है, इंटर। यही तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सही है। इंटर न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं, और मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्लायल सेल्स होते हैं उनमें सबसे पहले ग्लायल सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट,
अगेन ये माइलिनेशन ही करते हैं, मगर किसकी माइलिनेशन करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करेंगे, तो ये माइलिनेशन करते हैं किसकी? इंटर न्यूरॉन्स की। सही है, एक फंक्शन अब तक हमने देखा है इसका। इसके अलावा एक और ग्लायल सेल्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोग्लाया या माइक्रोग्लायल सेल्स। ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सही है। अच्छा, ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं इनके बारे में एक खास बात है कि दे आर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। दे आर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। माइक्रोग्लियल सेल्स मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि ब्रेन में रह रहे होते हैं और ब्रेन में न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सही है। हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में देखा था कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अलग अलग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सही है। स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लिवर में भी प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्लियल सेल्स। यहां पे हमारा ग्लियल सेल्स का टॉपिक खत्म हो गया। सही है। अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम होता है उनके कुछ सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। यानी नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है दो तरह के सेल से, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। सही है। न्यूरॉन से बना होता है और ग्लियल सेल से बना हुआ होता है। ग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं? न्यूरॉन्स को। कैसे सपोर्ट करते हैं? ये रिमूव करते हैं वेस्ट न्यूरॉन से, ये नरिश करते हैं न्यूरॉन्स को, ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और ये इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को। सही है। ग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, और ग्लियल सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स क्या करते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करते हैं? माइलिनेशन करते हैं उनकी, और ओलिगोडेंड्रोसाइट इंटर न्यूरॉन की माइलिनेशन करता है और माइक्रोग्लिया न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी अल्टीमेटली ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात तुम लोग को एक दूसरी तरीके से समझाता हूं, यही सेम बात है। देखो, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। सही है। न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। अब नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह के है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। सही है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी न्यूरॉन से बना हुआ होगा और किससे बना होगा? ग्लियल सेल से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी, क्योंकि नर्वस सिस्टम है तो दो सेल से बना होगा, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। सही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है वो कौन सा न्यूरॉन है? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन। और ग्लियल सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। सही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी और मोटर न्यूरॉन्स भी, और ग्लियल सेल्स एक तरह के श्वान सेल्स। सही है, याद रहेगा। अच्छा, अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूरॉन में हमें कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम दो चीजों को ब्रॉडली ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक है सेल बॉडी और दूसरा है सेल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं सेल प्रोसेसेस। सही, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की, उसको हम एक और नाम देते हैं, उसको हम सोमा भी कहते हैं और उसको हम साइटोन भी कहते हैं। ये जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, इट कंटेन्स, कैसी मार्कर से लिखता हूं, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है? न्यूक्लियस के अलावा होता है निजल्स बॉडीज या निजल गैन्यूल्स, और उसके अलावा होता है साइटोप्लाज्म। सही है, यूटीसी। सही, ये सारी चीजें होती हैं सेल बॉडीज के अंदर। अब ये जो नेजल बॉडीज है ये क्या चीज है? तो ये पहले भी तुम लोगों को बताया था मैंने कि जो नेजल बॉडीज हैं ये होती हैं, इनको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडीज की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? निजल ग्रेन्यूल्स। सही है, निजल बॉडीज। अच्छा, ये सब कलेक्शन में एक साथ क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है, ये दोनों क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स को पैक कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज इनको क्या कर देंगी? पैक कर देंगे। ये प्रोटीन पैक्ड हो जाएगा ग्रेन्यूल्स के अंदर। सही है। अच्छा, ये जो प्रोटीन बनेगा इनके जरिए, ये बेसिकली होगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को गोल्जी बॉडीज पैक कर देंगे ग्रेन्यूल्स के अंदर। ये रहे न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इनकी बारी आएगी तो ये क्या हो जाएंगे? जब इनकी जरूरत पड़ेगी रिलीज हो जाएंगे इनके अंदर से। तो इसलिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडीज है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडीज एक साथ प्रेजेंट होती है, ताकि वो क्या बना सकें? वो ये वेसिकल्स बना सकें, वेसिकल्स बना सकें जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद है। सही है। ऐसे वेसिकल्स बनाने के लिए हमारे पास कौन होता है? निडल बॉडीज। सही है। तो एक और यहाँ से एमसीक्यूज भी निकलता है। अब एमसीक्यूज क्या है कि जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर को कौन बनाता है? सेल बॉडीज। सेल बॉडीज बनाती है। और सेल बॉडीज के अंदर भी कौन बनाते हैं? निडल बॉडीज। सही है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक न्यूरॉन का। ये देखो, ये इस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनता है। सही है। ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है सेल बॉडी। सही है। सेल बॉडी है न्यूरॉन की। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और बहुत सारे निजल बॉडीज होंगी। ये निजल बॉडीज क्या बनाएंगी? ग्रेन्यूल्स बनाएंगी, वेसिकल्स बनाएंगे। और ये जो वेसिकल्स होंगे इनका नाम क्या है? न्यूरोवेसिकल्स। सही है। न्यूरोवेसिकल्स है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। अच्छा, ये जो सेल बॉडी की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज न्यूरोलेमा। तो इसको कहते हैं हम न्यूरोलेमा। सही है। सेल बॉडीज हो गए। उसके अलावा, इसके अलावा न्यूरॉन में क्या मौजूद होते हैं? सेल प्रोसेसेस। सही है। एक सेल प्रोसेस ये नीचे की तरफ जाता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, और कुछ सेल प्रोसेसेस इस तरह से ऊपर की तरफ होते हैं। सही, इस तरीके के सेल प्रोसेसेस होते हैं। तो दो तरह के सेल प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। एक ये ब्लैक से जो मैंने बनाया ये सेल प्रोसेसेस, और ये जो ब्लू से बनाया ये दोनों के दोनों कहां से अराइज हो रहे होते हैं? सेल बॉडीज से। तो सेल प्रोसेसेस दो होते हैं। सेल प्रोसेस दो होते हैं। एक होता है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और कुछ सेल प्रोसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। क्या डेफिनेशन है डेंड्राइट्स की और एक्सॉन की? डेंड्राइट्स ट्रांसमिट डेंड्राइट्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट सिग्नल को कहां ट्रांसमिट करता है? सेल बॉडी की तरफ। यानी किसी और न्यूरॉन से या किसी और स्ट्रक्चर से सिग्नल को लेता है और सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है टुवर्ड्स सेल बॉडी। सही। और एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सही है। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सही। इस तरह नीचे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, और नीचे की तरफ एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। सही है। इस तरीके से, और इसके यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे। सही है। तो ये जो एक्सॉन है ये नीचे की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और सिग्नल को ट्रांसमिट करता करता किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट को एक्टिवेट कर देगा।
इस तरीके से, और फिर ये सिग्नल, ये डेंड्राइट सिग्नल लेके जाएगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से फिर ये एक्सॉन किसी और न्यूरॉन की तरफ सिग्नल को लेके जाएगा। आगे बात समझो, तो ये काम होता है इन दोनों का, सही है। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं न्यूरॉन्स की। यहां पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की टाइप्स। तो न्यूरॉन्स की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और दूसरी हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी करते हैं और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेस पे न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है इंटरन्यूरॉन, और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? दे ट्रांसमिट सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन, ये ब्रेन की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? दे ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से दूर, अवे फ्रॉम द ब्रेन, टुवर्ड्स किसकी तरफ? एफेक्टर ऑर्गन, टुवर्ड्स एफेक्टर। सही है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है। और इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? दे रिसीव द सेंसरी सिग्नल्स, ये सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एंड जनरेट मोटर रिस्पॉन्स, और मोटर रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ये जो मोटर रिस्पॉन्स ये जनरेट करते हैं, इसको मोटर न्यूरॉन एफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। पहले भी हमने देखा था। ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, इन सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन is also called as afferent neuron. Interneuron is also called as associative neuron, associated neuron, and motor neuron is also called as efferent neuron. सही। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी हम तीन क्लासिफिकेशन करते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अच्छा, वैसे तो जो यूनिपोलर सेल्स होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। सही है। कुछ सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। ज्यादातर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो स्यूडो यूनिपोलर होते हैं, ज्यादातर सेंसरी न्यूरॉन। सही, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं मगर मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स आर स्यूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर से मुराद क्या है? देखो, अगर न्यूरॉन से सिर्फ एक पोल निकल रहा है, या तो एक्सॉन या डेंड्राइट, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। सही है। स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है? न्यूरॉन, इस सेल बॉडी से एक ही पोल निकलता है मगर ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। सही है, डेंड्राइट में और एक्सॉन में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि सेल बॉडी से एक ही न्यूरॉन, एक ही पोल निकल रहा है। सही, अगर सेल बॉडी से सिर्फ एक पोल निकले, या तो एक्सॉन या डेंड्राइट, तो हम उसको कहेंगे यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर कब कहेंगे? जब एक पोल निकले मगर वो आगे जाके डिवाइड हो जाए इनटू डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो अब इसमें दो पोल्स हैं, डेंड्राइट भी और एक्सॉन भी है। एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, मगर सेल बॉडी से सिर्फ एक पोल निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या होता है? फेक, फेक यूनिपोलर। सही, यानी दिखने में यूनिपोलर मगर है बाइपोलर। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होते हैं? दो पोल निकलते हैं, सिंगल डेंड्राइट होते हैं इनमें, सिंगल डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सॉन। सही है। ये भी कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स में होते हैं, जैसे इन रेटिना, रेटिना के अंदर होता है, आईज के अंदर रेटिना होता है, रेटिना के अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स। सही है। अच्छा, मल्टीपोलर सेल्स, मल्टीपोलर सेल्स कैसे होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है,
देखो एक न्यूरॉन से बहुत सारे डेंड्राइट निकल रहे हैं, यानी बहुत सारे पोल्स निकल रहे हैं और एक एक्सॉन निकल रहा है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपोलर। तो हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? मल्टीपोलर होते हैं। सही है। और यूनिपोलर और बाइपोलर में कौन आ जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर? तो ये न्यूरॉन्स की टाइप्स थी। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यूज, which cell is the largest cell of human body? कौन सा सेल ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है? न्यूरॉन या फिर ओवम या फिर स्पर्म या फिर हेपेटोसाइट्स? बताओ। न्यूरॉन्स? ओवम नहीं, ओवम लार्जेस्ट नहीं होते। न्यूरॉन, हाँ, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट ओवम। सही है। और मेल में अगर पूछा जाए तब तो न्यूरॉन ही होगा। सही है, मेल में तो ओवम होता नहीं है। अच्छा, न्यूरॉन लार्जेस्ट होते हैं और सबसे लार्जेस्ट न्यूरॉन क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन। सही है, जो कि अप टू 1 मीटर तक हो सकते हैं। इतना लंबा भी हो सकता है, इतना बड़ा कि 1 मीटर लंबा हो सकता है मोटर न्यूरॉन। अच्छा, इसके अलावा एक और एमसीक्यू है, विच स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेक इट द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? बॉडी का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन को सबसे लार्जेस्ट बनाता है? सॉरी, न्यूरॉन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन को सबसे लार्जेस्ट बनाता है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल बनाता है? तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो इसको लार्जेस्ट बनाता है? क्या डेंड्राइट है वो? क्या सेल बॉडी है वो? क्या एक्सॉन है वो? बस 3 ही ऑप्शन, ये 3 ही पार्ट्स हैं। कौन है? एक्सॉन, बिल्कुल। एक्सॉन वो स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन को सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। सही, क्योंकि सबसे बड़ा न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन ही होता है। ठीक है, यहीं से एक और एमसीक्यूज भी देता हूं। ये यहाँ पे जगह है, यहाँ पे दे देता हूँ। सही है, यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यूज दिए। एक तो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का सेल जो है वो न्यूरॉन है, और ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन। अब यहाँ पे मैं एक तीसरा एमसीक्यूज देता हूँ, which structure is the most largest, which structure is the most largest of a pseudo unipolar न्यूरॉन? pseudo unipolar न्यूरॉन का कौन सा स्ट्रक्चर लार्जेस्ट होता है? अल्फा, एक्सॉन, बीटा, सेल बॉडी, एंड डेल्टा, सॉरी चार्ली, डेंड्राइट। बताओ। क्या? डेंड्राइट। सीडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सही है, इनका डेंड्राइट बहुत लंबा होता है और एक्सॉन छोटा होता है। सही है, इनका डेंड्राइट बहुत लंबा होता है और एक्सॉन छोटा होता है, इसको याद रखना। सही है, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन के केस में। मगर सबसे लंबा न्यूरॉन कौन सा है? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन लंबा होता है, डेंड्राइट छोटा होता है, इसलिए हम लोग मोटर न्यूरॉन को कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का सेल, और मोटर न्यूरॉन का सबसे बड़ा एक्सॉन होता है। इसलिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन को सबसे लार्जेस्ट बनाता है? तो वो एक्सॉन है। सही है, मगर सीडो यूनिपोलर में स्पेसिफिक अगर मुझे, तो उसमें बड़ा डेंड्राइट होता है और एक्सॉन छोटा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स against any
पेनफुल और थ्रेटनिंग स्टिमुलाई। क्या समझ में आया डेफिनेशन से? देखो, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ब्रेन का एक एक्शन है, एक ब्रेन का एक रिस्पॉन्स है, एक ख़ास रिस्पॉन्स है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सही है, जो कि सडन होता है, यानी अचानक से प्रोड्यूस होता है रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिक होता है, यानी खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इनवॉलेंट्री होता है, यानी हम उसको प्रोड्यूस होने से रोक नहीं सकते। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्लेक्स एक्शन की, यानी उस रिस्पॉन्स की जो हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, कि वो रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा? सडन, अचानक से होगा, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद होगा, और इनवॉलेंट्री होगा, यानी इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होगा। सही है, ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है किसके अगेंस्ट? किसी पेनफुल या किसी थ्रेटनिंग स्टिमुलाई की तरफ। सही है, थ्रेटनिंग स्टिमुलाई का क्या मतलब है? हर वो चीज़ जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो थ्रेटनिंग है। सही है, और पेनफुल का मतलब क्या है? जिससे पेन होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता नहीं है कि बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, सही है, बोर्ड बहुत हॉट है, अगर मैं यहाँ से गुजरते हुए हल्का सा इस बोर्ड को टच करता हूँ तो फ़ौरन मेरा हाथ कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर यहाँ पे कोई पिन निकली हुई थी, सही, या फिर तुम अचानक से किसी को पिन अगर चुबाओ, सही है, किसी को पिन प्रिक करो तो क्या होगा? अचानक से वो हाथ ऐसे फ़ौरन हटाता है, या फिर किसी को यहाँ पे चुबाओ तो फ़ौरन ऐसे हो जाता है। सही है, तो ऐसा करता है ना, वो बहुत सडन एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। वो किसके अगेंस्ट होता है? पेनफुल स्टिमुलाई। जैसे कोई चीज़ गर्म है, पता नहीं है तुम्हें गर्म है, तुम जैसे ही टच करोगे वैसे ही तुम बगैर रोके उसको, तुम्हारा हाथ कैसे हो जाएगा? पीछे की तरफ हो जाएगा। ये जो एक्शन है अचानक से हो रहा है, खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है, और हम उसको रोक नहीं सकते, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह कोई किसी को डराता है, जैसे यहाँ पे कोई छुपा हो, तुम्हें डराने के लिए तुम जैसे ही बाहर निकलो, तुम्हें कोई हु कर दे तो क्या होगा? डर जाओगे, तुम पीछे हट जाओगे। सही है, क्या इस पर कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकते हो कंट्रोल। ये भी सडन होगा, ऑटोमेटिक होगा, इनवॉलेंट्री होगा, यानी तुम लाजमी डरोगे। जितना भी तुम चाहोगे मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, अचानक से कोई डराएगा तो डर जाओगे। सही है, सही है। अच्छा, तो रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स होती है। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और दूसरी है पॉली साइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इट इज नथिंग टू डू विद ब्रेन। इसका ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस, वो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। सिवाय उन रिफ्लेक्स एक्शंस के जो ब्रेन से बहुत करीब। मिसाल के तौर पे, मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने अपने हैंड को टच किया यहां से, सही, ये बहुत गर्म था, तो अगर ये सिग्नल पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन को पता चलेगा कि वो गर्म है, फिर ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा, तो काफी टाइम लग जाएगा। ये जो मेरा फिंगर है, ये फिंगर स्पाइनल कॉर्ड से करीब है, तो ये सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ही इसको क्या क्रिएट कर देता है? रिस्पॉन्स क्रिएट करके दे देता है, और मैं हाथ हटा लेता हूँ। हटाने के बाद मुझे पता चलता है, हटाने के कुछ मिली सेकेंड्स के बाद मुझे पता चलता है कि ये जगह क्या थी? गर्म थी। पहले मैं हाथ हटाता हूँ, फिर मुझे पता चलता है ये जगह गर्म थी। ऐसे ही होता है, सही। तो होता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करता है? स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट करता है। सिवाय कुछ रिस्पॉन्सेज के, जैसे अगर ब्लिंकिंग ऑफ आईज ये रिफ्लेक्स एक्शन हो, तो इससे ज्यादा, इस आईज से ज्यादा करीब कौन है? ब्रेन। तो इस तरह कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनको ब्रेन कंट्रोल करते हैं, बाकी सारे रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड है, एक्सेप्ट ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज को छोड़, जिसके लिए सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स कौन है? ब्रेन। सही। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की। अच्छा, ये जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ये पढ़ने से पहले हम लोग पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे, तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे कुछ इस तरह का होता है कि ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? स्पाइनल।
मोस्ट ऑफ द अबाउट 99% ऑफ द रिफ्लेक्सेस होते हैं उसका सेंटर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। तो होता क्या है? होता ये है कि ये एक रिसेप्टर है, सही, ये क्या है? एक रिसेप्टर है, सही है। ये रिसेप्टर परसीव करता है कोई पेनफुल स्टिमुलाई अचानक से, सही, अचानक से कोई पेनफुल स्टिमुलाई परसीव करते हैं, ये उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और थ्रू सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को कहां भेज देता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सही है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसने भेज दिया इस रिस्पॉन्स को। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको एनालाइज करेगा इंटरन्यूरॉन। कौन एनालाइज करेगा? इंटरन्यूरॉन, जो कहां प्रेजेंट होगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देखो, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दोनों के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे उनका नाम क्या है? इंटरन्यूरॉन्स। तो ये है एक इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन क्या करेगा? ये जो इंफॉर्मेशन मिली है इसको एनालाइज करेगा, इंटरप्रीट करेगा और उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और ये जो रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स जाएगा टुवर्ड्स एफेक्टर, सही है। ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन, सही है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है, सही है। इस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे में कुछ पाथवेज हैं जिसको हमें देखना है। जैसे ये जो पाथवे, सेंसरी पाथवे, जो कि स्टिमुलस को ब्रेन तक, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है, इसको हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। इसको क्या कहते हैं? एफरेंट पाथवे। इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते थे, याद आया? एफरेंट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टिमुलस को लेकर जा रहा है, जो भी चीज लेकर जाती है वो क्या होती है? एफरेंट। और ये जो पाथवे, ये कौन सा पाथवे? इफरेंट पाथवे, क्योंकि ये रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है, सही। इसीलिए मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहते थे, सही है। और ये क्या है? व्हाट इज दिस होल पाथवे? ये जो होल पाथवे, ये होल पाथवे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे, सही है। तो जो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, ये एक आर्क की तरह नजर आ रहा है तुम लोगों को, तो इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क की भी डेफिनेशन देखनी होगी। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करे, पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करे उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये पाथवे जो कि रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें साइनेप्स नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? कहीं साइनेप्स, साइनेप्स क्या होते हैं? A point where two neurons meet with each other। एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से मिलते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स नजर आ रहा होगा तुम लोगों को। ये देखो, ये साइनेप्स है जहां सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से मिल रहे हैं, और ये साइनेप्स है जहां पे इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से मिल रहा है। तो कितने साइनेप्स है यहाँ पे? दो साइनेप्सेस है। समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स में। रिफ्लेक्स एक्शन की दो टाइप्स होती हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा, ये भी हमने एक पाथवे बनाया रिफ्लेक्स एक्शन का। ये कौन सा रिफ्लेक्स नजर आ रहा है? मोनोसाइनेप्टिक या पॉलीसाइनेप्टिक? पॉलीसाइनेप्टिक, क्योंकि एक से ज्यादा साइनेप्स है, सही है। मोनोसाइनेप्टिक में सिर्फ कितने साइनेप्स होंगे? एक। तो इसमें क्या होगा? इसमें पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक साइनेप्स होगा, सही है। और पॉलीसाइनेप्टिक में मोर देन वन साइनेप्सेस आर इन्वॉल्व, एक से ज्यादा साइनेप्सेस इन्वॉल्व होंगे। अब देखो होता क्या है, कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का किरदार जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक पेनफुल स्टिमुलस है, जैसे हम देख लेते हैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, सही। कोई हॉट ऑब्जेक्ट में अगर कोई टच करता है तो उसके बाद इंटरन्यूरॉन क्या फैसला करेगा कि हाथ को किस तरफ हटाना है? हाथ को ऊपर की तरफ हटाना है, हाथ को नीचे की तरफ हटाना है, हाथ को पीछे की तरफ हटाना तो है लाजमी, सही है, या हाथ को इस तरफ हटाना है। अगर हमें यह सोचना होता कि हाथ को यहाँ पे रखे रहना है गर्म ऑब्जेक्ट में या हटाना है, तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता। ब्रेन सोचता कि क्या बेहतर है, रखना बेहतर है या हटाना बेहतर है। अब हमें पता है कोई भी पेनफुल स्टिमुलस होगा तो उसमें क्या करना चाहिए? हाथ को हटा लेना चाहिए ताकि डैमेज कम से कम हो। तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत
नहीं, तो स्पाइनल कॉर्ड काम कर लेगा, मगर स्पाइनल कॉर्ड इसलिए जरूरी है, स्पाइनल कॉर्ड का इंटरन्यूरॉन, कि हम ये कम से कम फैसला कर सकें कि हाथ को किस डायरेक्शन में विथड्रॉ करना है। सही है, तो इसलिए यहां पे कौन मौजूद है, इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन ये फैसला करता है कि हाथ को किस डायरेक्शन में विथड्रॉ करना है। सही है, और उसके बाद फिर एक मोटर न्यूरॉन होता है जो कि सिग्नल को लेकर चले जाते हैं। सही है, तो इसमें कितने साइनेप्स हैं, 2। सही है, ये रिफ्लेक्स कब जनरेट होता है, जब ये फैसला करना हो कि किस डायरेक्शन में विथड्रॉ करना है या किस डायरेक्शन में काम करना है। काम क्या करना है ये पता है, अगर पता नहीं होता तो ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब प्री डिटरमिन्ड है, पहले से पता है। सही है, अब मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है और मोटर न्यूरॉन खुद ही रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। मोटर न्यूरॉन को पता है क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, तो इसमें कौन सा कितना साइनेप्स होता है, ओनली 1। ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है, बीच में इंटर न्यूरॉन का कोई रोल ही नहीं है। ये किस में होता है, जहां पे पहले से डिटरमिन्ड हो कि कैसा एक्शन परफॉर्म होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा और कितनी इंटेंसिटी से परफॉर्म होगा। अगर ये सब पहले से डिफाइन हो कि इस स्टिमुलस पे ये वाला रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो कौन सा होगा, मोनोसाइनेप्टिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नी जर्क एक रिफ्लेक्स है, तुम लोगों को पता है नी जर्क। सही है, एक टेंडन होता है यहाँ पे पेटेला के पास एक टेंडन होता है, उसमें जब हैमर मारते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, घुटने में हैमर मार रहे होते हैं नी में, तो जब वहां पे हैमर मारते हैं नी पे, तो नी कैसे मूव करती है, पैर ऐसे मूव करता है, इस तरीके से आगे की तरफ मूव करता है। सही है, पैर इस तरीके से आगे की तरफ, मैं बना देता हूँ, ये देखो, ये किसी का लेग है। सही है, ये उसका नी है, यहाँ पे हैमर मारते हैं। सही है, झंडा नहीं है, हैमर है। कैसे बनाते हैं हमें, सही, यहाँ पे क्या मारते हैं, हैमर, उल्टा हैमर बन गया, इसको सीधा कर लो। ये हैमर। सही है, हैमर मारते हैं यहाँ पे जैसे ही हैमर मारते हैं, पैर कहाँ की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ। ये जो रिस्पॉन्स है फिक्स है कि जब भी इस टेंडन पे को स्टिमुलस मिलेगा, इस वाले टेंडन को स्टिमुलस मिलेगा, तो पैर आगे की तरफ मूव करेगा। सही है, पैर एक्सटेंड होगा, लेग एक्सटेंड होगा। अब इसमें डायरेक्शन भी फिक्स है, हर चीज फिक्स है। सही, हर चीज प्रीडिटरमिन्ड है। तो जब भी ये वाला स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन खुद ही रिस्पॉन्स क्रिएट करके आ जाएगा। ये होता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में डायरेक्शन हमें सोचनी पड़ेगी, इसलिए इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विथड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को विथड्रॉ कर लें, यानी हाथ विथड्रॉ कर लें या खुद विथड्रॉ हो जाए, उन सबको क्या कहते हैं, विथड्रॉल रिफ्लेक्स। तो इसके नतीजे में पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, यानी 2 साइनेप्सेस होते हैं। एक और बात कि जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है या नॉर्मल मूवमेंट है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज यानी आईज को ब्लिंक करना, नॉर्मल है या रिफ्लेक्स है। नॉर्मल भी हो सकता है, रिफ्लेक्स भी हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़े अगर आईज को ब्लिंक करना शुरू कर दूं, तो ये नॉर्मल है। सही है, मगर अगर कोई थ्रेड मेरी करीब आ रहा हो आईज के और मैं आईज को ब्लिंक करूं, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स। सही है, अगर मैं खुद से कर रहा हूं, वॉलेंट्री है, तो मतलब नॉर्मल है, अगर इनवॉलेंट्री है तो मतलब रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको लिख लो।